इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है। और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज या 17 आई गेस आपने कहा था 70+ कंट्रीज जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं। इंडिया लेता है रशिया से तेल, उसको रिफाइन करता है और पूरे यूरोप को वही तेल जो है वो अपने रेट्स पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए बिकॉज इंडिया में बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, हर फील्ड में मतलब कि इंडिया अच्छा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत को कच्चे तेल रिफाइन करने की महारत हासिल है। इसी कारण आज दुनिया के बड़े बड़े शिखर देश भारत से मेड इन इंडिया रिफाइनरी अपने देश में लगाने की मांग कर रहे हैं। भारत की इस बड़ी अचीवमेंट पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। आप देखो पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं भारत की इस कामयाबी पर। ना हमारे पास स्किल लेबर है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास कैपिटल है। जब ये तीनों चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो हमने कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करनी है। वो उन्हीं कंट्री से दोबारा से हम वो सर्विसेज भी इंपोर्ट करते हैं जिनसे हमने कर्जा लिया होता है। तो इनडायरेक्टली होता यह है कि एक हाथ से पैसे आते हैं, दूसरे हाथ से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है IMF का कर्जा आज तक पाकिस्तान के लिए वर्क नहीं कर पाया क्योंकि हमने उसको इफेक्टिवली और उसको प्रोडक्टिव यूज़ में कहीं लगाया ही नहीं। इंजीनियरिंग के हवाले से रिफाइनरी में चले लगा लिया आपने, उसमें भी लॉस में है। आप जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज हैं जैसे आपकी PIA है, आपकी रेलवे है, आपकी स्टील मिल है, ऑल इज़ गोइंग ऑन इन क्राइसिस। वो कोई भी देख लें आपकी इन क्राइसिस है, उसमें आप स्टेट जो है उसको खुद से स्टेट को उसमें पैसा लगाना पड़ रहा है, वो बर्डन है स्टेट के ऊपर। इंडिया ने प्राइवेटाइज़ किया 91 में 90s में। अगर पाकिस्तान भी उसको प्राइवेटाइज़ कर दे तो क्या होगा कि मार्केट में डिफरेंट लोगों का जब कंपटीशन बनेगा, प्राइवेट लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं लेकिन वो जब प्रॉफिट बनाते हैं तो वो दूसरी कंपनी के साथ कम्पीट भी कर रहे होते हैं। उसकी वजह से दो लोगों में जब कंपटीशन होता है तो एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है और प्राइस कंट्रोल में आती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को टच कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकूँ। तो हमें इन चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना होगा। अगर आप ऑयल रिफाइनरी के सेटअप को भी प्राइवेटाइज़ करते हैं तो मैं नहीं ये समझता कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आप अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। लेकिन सर हम ये कर्जे लेने वाले एम से बाहर निकले तो कुछ करें ना। हमारा तो मोटिव यही होता है कि हमने IMF से 1 अरब का कर्जा लेना है भाई, और हम इसी के पीछे लगे हुए हैं कि हमने कर्जा लेना है, कर्जा लेना है, कर्जा लेना। पहले वाला कर्जा उतारा नहीं, नया कर्जे के नीचे हमारी पूरी कौम जो है वो दब गई है। पैदा होने वाले हर बच्चे के सर पे कर्जा है। तो देखें ये हमारा, आपने बोला इंडिया की बात की, आपने कहा कि इंडिया ने अपने आप को पे इन्वेस्टमेंट किया, काम किया जो उन्होंने लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा दिया। मुझे बताएं इंडिया कितनी बार गया IMF के पास कर्जा मांगने के लिए? 1 दफ़ा या 2 दफ़ा? उसके बाद इंडिया ने आज तक IMF से कर्जा नहीं लिया, बल्कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ को उनके मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है। आप देखिए अफ़गानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका में बुरी वक्त आया, तुर्की में जब वो अर्थक्वेक आया तो किस तरह इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर कंट्री की मदद की। अब पाकिस्तान के साथ मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ बना के ही नहीं रखी। हमारे सियासतदानों ने हमेशा एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो बात यह है कि हम कर्जा लेने का हमने एम सेट किया हुआ है कि भाई हमने कर्जा लेना है, कर्जा लेना है। आपकी बनी बनाई फैक्ट्रियां पाकिस्तान में बंद होगी, बांग्लादेश शिफ्ट होगी। रेवेन्यू के रिसोर्सेज 3 होते हैं ना, डिफरेंट। एग्रीकल्चर होता है, सर्विसेज होता है और इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कभी भी उस तरह से थ्राइव नहीं कर सकती जिस तरह से एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी करती है। तो शुरू से ही हमने इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है या तो डेट बेस्ड रही है या एग्रीकल्चर बेस्ड रही है या हमने डायस्पोरा कम्युनिटी जो है। सर हमने एग्रीकल्चर का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया। गंदम के फाके हुए हैं पाकिस्तान में। देखिए हमारी जो प्रोडक्शन है, जस्ट आप अगर यही लाहौर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आप चंद किलोमीटर्स निकलेंगे तो अमृतसर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे पर एकड़ जो एग्रीकल्चर की यील्ड है, वीट की यील्ड है, वो जस्ट आपकी 80+ है, 90+ है पर एकड़। पाकिस्तान में वही यील्ड आपकी 33 पाउंड पर एकड़ है। कि इंडियन रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो है वो 520 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, 600 से भी प्लस हो और आपके जो है वो माइनस में है। तो मैं ये बात नहीं करना चाहता कि मतलब आप देखें कि जो बंदा गरीब होता है ना वो हमेशा अपने डोनर की तरफ देखता है और उस पर बड़ा असर होता है अपने देने वाले का। तो यही इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी पहली बात को समझें कि 75 साल के अक्सर देर कर जो हमने फैसलों में देर की,
और हमारे जो फैसलों में बदनीयतियाँ भी शामिल थी, और हम जो बिल्कुल मतलब ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इस मुल्क में बनाया गया, इंडस्ट्रियल ना पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि कॉर्नर का प्लॉट हमारे पास था। अगर किसी के पास कुदरती वसाइल हैं, ऑयल की शक्ल में, गैस की शक्ल में, किसी भी शक्ल ये कहना में, चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लोकेशन की बात करें ग्लोबली, तो हम बड़े वैल्यू रखते हैं। कॉर्नर का प्लॉट ही बहुत बहुत बड़ी वैल्यू का जो है हमारी ज्योग्राफी थी, और वो भी एक बहुत बड़ा एसेट था। हमने उससे भी फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि हमने एक माजरत के साथ सी पैक से क्या फायदा उठा रहे हैं? वो तो चाइना ही उठा रहा है। हम सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्ट था, इवन इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखते हैं, तो उन्हें भी वो हम सी पैक से हम फ़ायदा उठाएं तो तब ना, जब हम उसे बनने दें। जो पिछले 3-4-5 साल में सी पैक के साथ हुआ है, और उसका असर जो पाकिस्तान चाइनीज़ रिलेशंस में पड़ा है, अब उसको हम मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम उनको बड़ी यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, लेकिन जो एक तरह का जो एक एतमाद का बहरान जो पैदा हुआ है, वो अभी तक उस नहज पे नहीं दोबारा आ सका, उस पोजीशन पे नहीं आ सका जिसमें हम ये कह सके कि हम इस वक्त भी बहुत अच्छा दोस्ताना स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं चाइना के साथ। हम तो अपनी बुक्स में बचपन में छोटे छोटे थे, मैट्रिक की 8th की बुक्स में पढ़ते थे पाकिस्तान चाइना की दोस्ती को, हिमालय से ऊंची, लोहे से मजबूत, ये वो, और आज जो उनसे क्या K2 से ज्यादा है। K2 से ऊंची इस तरीके से, ठीक है। और आज आप ये कह रहे हैं कि हम दोस्ती उस तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे। कहाँ पे फर्क आ गया? हमें ये बताया गया इंडिया तो चलो दुश्मन हो गया, इसराइल दुश्मन हो गया, यूएस दुश्मन हो गया, नो डाउट पैसे वहां से लेते हैं, लेकिन दुश्मन भी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि भारत सभी देशों को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया। आप लोगों को पता होगा, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर इंडिया में रिफाइंड कर दुनिया में सप्लाई करता है। इससे हमारे देश की ग्रोथ हुई और हमारे देश को मजबूती मिली। इसके अलावा हमारे देश में भी तेल की मांग पूरी हुई और सही दाम पर हम लोगों को तेल मिल रहा है। लेकिन जिन देशों में कच्चा तेल निकलता है, उन देशों को कहीं ना कहीं मिर्ची लगी भारत की इस ग्रोथ से। भारत हम जैसे देशों से कच्चा तेल खरीदकर रिफाइंड कर दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। आज वो देश भारत से मेड इन इंडिया रिफाइनरी अपने देश में लगाने की मांग कर रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। भारत में रिफाइनरी की बात करें तो टोटल 23 रिफाइनरी है, जिसमें सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस की है, जो गुजरात के जामनगर में है। इसके अलावा आने वाले दिनों में 3 रिफाइनरी भारत में और लगने वाली है, जिसमें 2 महाराष्ट्र, 1 राजस्थान के पचपदरा में बन रही है, जो लगभग तैयार हो गई, आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। तो टोटल भारत में 26 रिफाइनरी हो जाएगी। इसके अलावा भारत में कच्चे तेल के खूब भंडार मिले हैं अंडमान निकोबार में, जिससे भारत की जरूरत पूरी होगी और दूसरे देशों को सप्लाई भी करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 बिलियन टन ऑयल अंडमान निकोबार में मिलेगा, जिसमें से 7.4 बिलियन टन ऑयल की खोज भी भारत ने पूरी कर ली है। इससे कहीं ना कहीं भारत को फायदा होगा। जो भारत सऊदी अरब, इराक जैसे देशों से महंगा कच्चा तेल खरीदता था, उससे अब निजात मिलेगी और भारत के इन कच्चे तेल की निर्भरता खत्म होगी। इससे हमारे देश की ग्रोथ होगी और हमारा देश खुशहाल होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप लोग कमेंट कर मुझे बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो